हेलो। चलिए हम जो परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करते। परफेक्ट कंपटीशन का ये सेकंड पार्ट है, ये ध्यान रखिए। सेकंड पार्ट ये आपने कहाँ तक कर लिया है? ये आपने कर लिया है एमआर और एमसी की जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। अब आगे हम बात करते हैं कि सप्लाई करो ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। सप्लाई करो किसका? फर्म का और इंडस्ट्री के सप्लाई कराओ के बारे में बात करेंगे। जो इंडस्ट्री का जो सप्लाई कराओ होगा ना, फर्म का जो हॉरिजॉन्टल समीशन है ना, उसी को जोड़कर तो इंडस्ट्री का बनेगा। क्योंकि फर्म क्या होती है? फर्म एक सिंगल होती है। इंडस्ट्री में क्या होती है? जितनी भी फर्में होती हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री में फर्मों को मिलाकर बनता है, फर्म सिंगल एक होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी, बट हुआ क्या कि बीच में ही वीडियो कट हो गई, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो ये पूरा टॉपिक उसमें मैंने करवा दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने ओ एक्स पर क्या लिया? क्वांटिटी को लिया है। यहाँ पर प्राइस और कॉस्ट लिया गया है। ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC किस तरीके से निकाली थी आपने? कि आपने निकाला था कि जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे बनी हुई है? एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने इसको Q से डिवाइड कर दिया था तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट आई थी और ये आई थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पर हमने ये आ गया था हमारा एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल ली थी, पीछे कॉस्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा। तो यहाँ पर आप देखिए हम बात करें कि सप्लाई करो, और सप्लाई करो कौन सा होगा? एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता, तो आप बताओगे कि यदि वो आपसे पूछता कि शॉर्ट रन सप्लाई करो बताओ, ठीक है, शॉर्ट रन सप्लाई करो बताओ। तो शॉर्ट रन सप्लाई करो जो होता फर्म का, वो होता है इस मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट करो होता ना, पहली बात तो ये है कि जो MC होता ना वही फर्म का सप्लाई करो होता। मार्जिनल कॉस्ट करो क्या होता? फर्म का सप्लाई करो होता, ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात है ये सप्लाई करो क्यों होता है? मार्जिनल कॉस्ट करो ये सप्लाई करो क्यों होता है? इसका कारण है। इसका कारण ये है, मान लेते कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट करो, ठीक है, मार्केट में ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। यदि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, ये सप्लाई है, ये डिमांड और सप्लाई तो यहाँ पर बना ही नहीं सकते। हम बताएंगे कि यदि मार्केट में डिमांड इंक्रीज कर जाती है, जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, हाँ बना सकते हैं इंडस्ट्री के। एक बार वैसे बता देती हूँ आपको। मान लेते कि पहले डिमांड ये है, क्वांटिटी ये है और प्राइस ये है। डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए, सिंपल समझा रही हूँ, प्राइस आपके क्या हो जाएंगे? P से P1 हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि पहले डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने के कारण से प्राइस इंक्रीज होंगे। पहले मैंने क्या बोला कि डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में, उसके बाद जो है प्राइस इंक्रीज होंगे, उसके देन क्या होगा कि जो क्वांटिटी है या जो प्रोडक्शन है फर्मों का वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होगा। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा, जब आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे एक्स्ट्रा यूनिट, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो सीमांत लागत कहलाएगी। तो आपने क्या किया? डिमांड बढ़ने के कारण से कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने के कारण से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया। तो क्या करते हैं हमने क्या किया? मान लिया कि पहले हम 5 यूनिट बना रहे थे, जो छठी यूनिट की जो कॉस्ट आई, जो 7th की जो कॉस्ट आई, 8th की जो कॉस्ट आई, एक्स्ट्रा इनकी सिर्फ सिंगल की बात कर रही हूँ कि टोटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये इनको अगर हम जोड़ देंगे तो इन्हीं से तो हमारा सप्लाई कराओ बनेगा कि इस पर हमने कितना किया, इस पर इतना किया, इतना इस पर किया। तो ये दिखा रहा है कि जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेंगे, जिसके कारण से देन प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए जो होना हमारा मार्जिनल कॉस्ट करा हुआ क्या होता? सप्लाई करा होता। यदि हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है, इससे ऊपर का हिस्सा, ये सारा का सारा, यहाँ से लेकर ये सारा जितना भी है, ये क्या कहलाएगा? आपका सप्लाई कराओ कहलाएगा शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में होता क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, फर्म उसका घाटा उठा लेती है। फर्म क्या करती है? जो फिक्स कॉस्ट होती है अगर वो नहीं मिलती तब भी चल जाता है, उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ABC से ऊपर का हिस्सा क्या होगा? सप्लाई करा होगा। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछता है तो ऐसे तो अभी तक तो मेंशन देखो कभी किया नहीं है, फिर आगे पूछ भी ले, तो एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर का हिस्सा जो है ना लॉन्ग रन में सप्लाई करा होगा। क्यों होगा ये? इसलिए होगा क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, सारी फर्में जितनी फर्म होती है उनको फिक्स कॉस्ट प्लस
वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं और कोई फिक्स कॉस्ट क्या खत्म हो जाती है, इनकी वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर वो एवरेज टोटल कॉस्ट को देखेगी। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट से ऊपर का जो हिस्सा होगा लॉन्ग रन में ये सप्लाई करा कहलाएगा। ये तो है आपका, हमने यहाँ पर दिखाया फर्म का। देखिए इस प्राइस पर मान लेते कि कोई PW प्राइस है, ठीक है, इस पर कितना क्वांटिटी है इतनी, मान लेते कि कोई भी X1 है। इस प्राइस पर कितना, ये प्राइस है मान लेते कि P1, इस पर क्वांटिटी कितनी है X2 है। मान लेते कि एक और प्राइस है, ये है कोई P3 प्राइस या P2, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, इतनी है, X3 है। तो ये क्या देख रहे हो, अगर हम इससे इंडस्ट्री का निकालेंगे तो वो निकालेंगे ये प्राइस है, ठीक है ना, इस प्राइस से तो नीचे कोई उत्पादन होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए प्राइस कितना है ये, ठीक है, इस पर कितना उत्पादन है, इतना, इस पर कितना है, इतना, और देख लेते, ठीक है ना, इस पर इतना। वो करे कि अगर हम इसको मिला दे, ये थोड़ा सा इसको ढंग से बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये फर्म का था, फर्म कैसे हम किसका निकालेंगे, इंडस्ट्री का सप्लाई कराओ। तो इंडस्ट्री का सप्लाई करो आपको सिर्फ क्या दिखा रहा है कि पॉजिटिव स्लोप होता है, ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है, ये PW जो प्राइस है, ये शट डाउन पॉइंट को दिखा रहे, ठीक है ना। एक फर्म शॉर्ट टर्म में जब तक उत्पादन करती रहेगी, जब तक उसको जो एवरेज यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहेगी। यदि प्राइस इससे नीचे आ जाते हैं, यदि प्राइस इससे नीचे आ जाते हैं तो वो क्या करेगी, फर्म उत्पादन बंद कर देगी। इसलिए इसी पॉइंट को शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट, ठीक है ना। ये शट डाउन पॉइंट होता है फर्म का, अगर इससे प्राइस नीचे गिरते हैं तो वो उत्पादन बंद कर देगी, ये ध्यान रखना आपने। और यहाँ पर क्या होगा, शट डाउन पॉइंट का क्या मतलब होता है, एक कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना, कुछ समय है, थोड़ा सा जैसे कोरोना में कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई, कुछ ने किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन कर रहे थे तो वो रोक दिया, तो हमेशा के लिए थोड़ा रोक दिया, कुछ समय के लिए, क्योंकि उनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो उनको मिल रही थी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, जो रोज़मर्रा का जो खर्चा होता है वो भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब, जो उत्पादन के साथ चेंज होती रहती है। तो क्या किया उन्होंने, उत्पादन को बंद कर दिया। तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना कि ये शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जब फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही, इससे नीचे अगर प्राइस गिरते हैं तो क्या करेगी फर्म, क्या करेगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो यहाँ इस डायग्राम से आपने कितनी बातें सीखी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर का जितना भी मार्जिनल कॉस्ट का हिस्सा है वो सप्लाई कराओ कहलाएगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में इससे ऊपर का हिस्सा सप्लाई कराओ कहलाएगा। ये शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट क्या है कि अगर इससे नीचे प्राइस होते हैं, OPW से नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी, ठीक है। इसी से हमने क्या निकाल लिया, इंडस्ट्री का निकाल लिया। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ कि सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म्स में बी ड्राइव्ड बाय द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स MC कर्व विद द सक्सेसिव डिमांड कर्व। यानी कि जब डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होने के कारण से प्राइस इंक्रीज होते हैं, उसके कारण से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो वो करेगी इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उससे जो है ना इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व निकला है। PW से नीचे प्राइस गिरते तो फर्म सप्लाई नहीं करेगी, यदि PW से ज़्यादा होते तो फर्म क्या करेगी, सप्लाई को बढ़ा देगी। PW जो प्राइस है वो क्या है, शट डाउन प्राइस है, ठीक है ना। इससे नीचे उत्पादन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम बात करें सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, आपने देख लिया कि कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर भी एक बार हम यहाँ पर सप्लाई कर्व देखेंगे और फिर इक्विलिब्रियम दिखाएंगे किसका, शॉर्ट रन में इंडस्ट्री का। तो शॉर्ट रन में इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम हो उसके बारे में बात करेंगे और इसका सप्लाई ग्राफ आपने देख लिया कि किस तरीके का पॉजिटिव होता। अब जो पॉजिटिव होता ना तो क्या कहते हैं, तो ये करें कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, ज्यूम करके चलते हैं कि जो फैक्टर के प्राइस और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, गिवन रहेगी, ठीक। क्या बोला मैंने बोला कि जो इंडस्ट्री का सप्लाई करा वो कैसा, पॉजिटिव। डिमांड करो आपने देखा था कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है। तो करें कि ये क्या होता है, ये सप्लाई करो जो निकल कर आया है ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल समीशन है ना किसका, जो फर्म है
उन्होंने जो सप्लाई की है उसका हॉरिजॉन्टल समीशन है ये सप्लाई करा, ठीक है, फर्मों का, फर्मों से बन के मिल के ही तो इंडस्ट्री बनेगा। उसके बाद देखिए ये जब सप्लाई करा हुआ निकला तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो फैक्टर के प्राइस है वो क्या रहे, गिवन रहे, दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में जो इंडस्ट्री है उसके इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। देखिए कुछ फर्में ऐसी होती हैं कि जो कि लॉस में चल रही होती हैं और कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपने क्योंकि अभी देखा था शॉर्ट रन में लॉस, मिनिमम लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तीनों मिल सकते हैं। देखिए इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है यहाँ पर, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर प्राइस का डिसीजन होता है ये क्वांटिटी का। आप सभी जानते हो कि ये क्या परफेक्ट कंपटीशन की निशानी है कि जिसमें डिमांड कराओ इंडस्ट्री का डाउनवर्ड स्लोप होगा और फर्म का हॉरिजॉन्टल होगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ना कोई किसी प्रकार की पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर पेरेटो जो है एफिशिएंट है, ठीक है ना, मार्केट क्लियर है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए मान लेते कि ये प्राइस डिसाइड किए हुए, ठीक है ना, ये प्राइस डिसाइड किए हुए हैं इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के आधार पर, ये प्राइस डिसाइड हो रखे। जब ये प्राइस डिसाइड हो रखे हैं इतने, ये प्राइस इस दिए हुए प्राइस पर, यानी कि कांस्टेंट फर्म के लिए प्राइस क्या कांस्टेंट है, तो वो करें कि, और अभी देखा था कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होती है फर्म, जहाँ पर MC = MR होता है। हम देख लेते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, और ये फिर है मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है। MC = MR कहाँ पर है, क्योंकि AR = MR है, ठीक है, ये AR = MR, ये क्वांटिटी है और ये यहाँ से उसकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फर्में इस प्रॉफिट को देखते हुए नई फर्में आना पसंद करेंगी मार्केट में, ठीक। दूसरे बात हम लॉस का दिखा देते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट करा हुआ है, ये यहाँ पर कट करता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये प्राइस है, यहाँ से क्या होगा, कॉस्ट, तो ये मिनिमम लॉस हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, फर्में एग्जिट कर जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर तो फर्में रहना चाहेंगी, यहाँ पर क्या करना चाहेंगी, निकल जाएंगी, ठीक है ना, मार्केट से उत्पादन बंद कर देंगी वह। तो इसकी तो कोई खास वो नहीं थी, तो इसमें से कोई इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, डिमांड करो ऐसा होता जो क्वेश्चन पूछा गया था, सप्लाई करो पॉजिटिव स्लोप होता है इसका, और ये क्या होता है, शॉर्ट रन में मिनिमम लॉस भी हो सकता है, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ से कोई खास मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब आगे चलते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में मैं आपको बता चुकी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक फर्म क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम, डायग्राम और एक इक्वेशन बताऊंगी, जो कि इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्ग रन में बात करते हैं फर्म की, लॉन्ग रन में हम बात करेंगे फर्म की, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की किसकी बात करेंगे, एक पहले पर फर्म की बात करते हैं फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे इसके, एक डायग्राम ये है और एक ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इस डायग्राम की करेंगे। ये हम मानकर चलते हैं कि ये एवरेज, एक तरीके से ये है आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्या है ये, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। इसके अंदर जो है ना प्राइस दिए हुए हैं, प्राइस दिए हुए हैं, ये प्राइस दिए हुए, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो डिसाइड होते हैं, ये प्राइस दिए हुए हैं। यहाँ पर ये प्राइस दिए हुए हैं, ये डिसाइड हो रखे हैं यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर। थोड़ा सा, ठीक है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है, इसके आधार पर ये फर्म के ने जो प्राइस डिसाइड किए हुए हैं स्टार्टिंग में तो हो ही रखे पहले की डिमांड और सप्लाई के आधार पर, जहाँ पर ये इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है उसी को फर्म क्या करती है, लेकर चलती है। अब देखिए हम मान कर चलते हैं कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो है ये ऑप्टिमम इसकी यहाँ पर जाकर होती है ना, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर MC = MR होगा, MC = MR है तो ये इसको यहाँ पर कट करता है और इसको यहाँ पर, ठीक है ना, इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्राइस इतने हैं, कॉस्ट इतनी है, तो आप देख पा रहे हो ना इस फर्म को ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
ये क्या हो रहा है, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरी बात समझ पा रही हो, मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, पीछे पढ़ कर आए हो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जब तुमने ये पढ़ा था कि इसके गिरते हुए पार्ट को ये क्या करेगी, टच कर रही है यहाँ पर। तो ये इस फर्म को बेनिफिट हो रहा है। इस फर्म के बेनिफिट को देखते हुए, ठीक है ना, अब मार्केट में फर्में क्या करेंगी, एक तरीके से एंटर करेंगी। जब मार्केट में फर्में एंटर करेंगी तो पहले प्राइस थे ये, तो एंटर करने के कारण से क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एस से S1 हो जाएगी। जब S से S1 हो जाएगी तो प्राइस गिरकर P से P1 हो जाएंगे। तो वो करेंगे, जब सप्लाई गिर जाएगी तो वापस क्या हो जाएगा, आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है अब वो ये हो जाएगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये हो जाएगी, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये था इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म का, कि फर्म क्या होती है, पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है कोई फर्म, जिसके कारण से क्या होते हैं, दूसरी फर्म में एंटर करती है इस प्रॉफिट को। मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं, इसको देखते हुए फर्म में एंटर करती है, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको ना सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। और अगर इस डायग्राम को आप ऐसे भी नहीं समझना चाहो तो सिर्फ ये देख लेना कि ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट और ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, इसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, कब, लॉन्ग रन में। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसकी इक्वेशन से, इक्वेशन क्या थी, एक तो इक्वेशन ये भी इक्विलिब्रियम को दिखाती है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट वहाँ पर क्या मिनिमम है, इक्वल टू प्राइस। दूसरा देखिए, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस इक्वल टू MR, ठीक है ना। ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, ये इक्वेशन भी पूछी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है, इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है, ठीक है। प्राइस के इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से होता है। और यहाँ पर ये प्राइस के एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट अगर बराबर होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो दीर्घकालीन औसत लागत है वो उस टाइम पर क्या होनी चाहिए, मिनिमम। मिनिमम का मतलब है अब ये घटने से बंद हो गई है, इस पॉइंट के बाद ये बढ़ेगी। दूसरा इस पॉइंट पर देखिए, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और क्या होगा, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और इक्वल टू प्राइस इक्वल टू MR, ठीक है ना। सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होंगी। इसमें आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको समझाने के लिए क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये डायग्राम ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एवरेज कॉस्ट है और ये AR MR, ठीक है ना, और ये आपका MC है। और अगर आप देखोगे तो ये आपका शॉर्ट रन MC हो जाएगा और ये एवरेज कॉस्ट आपकी लॉन्ग रन की, ये आपकी शॉर्ट रन की हो जाएगी इसके अंदर। ये तो ये इक्वेशन ही यहाँ पर दिखाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम के। इंडस्ट्री कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, सिंपल है। इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम का क्या है कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये प्राइस है, इस दिए हुए प्राइस पर ये क्या करेंगे, फर्में सेल करेंगी। तो लॉन्ग रन में सारी फर्में क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो वही हो जाएगा कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा हुआ है, ये डायग्राम बस ऐसे यहाँ पर बनाना है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करा हुआ है और ये आपका MC है, मार्जिनल कॉस्ट करो लॉन्ग रन, और ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू P इक्वल टू MR, और इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसकी अगर वो इक्वेशन ना हो ना तो ये ध्यान रखना सर कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और होता है, लिखा होता है, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा होता है ना कि इस पॉइंट पर क्या होता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, जो ऊपर लिखा था। अब इसके आगे हम बात करते हैं
कि ऑप्टिमम रिसोर्स ऑफ एलोकेशन, आप सभी जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि जो रिसोर्स होते हैं ना उनका ऑप्टिमम यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन कैसा है? कैपिटलिज्म है, जहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है और सेल्फ इंटरेस्ट से काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिसोर्स है ना फुली यूटिलाइज है। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कुछ नहीं पड़ा हुआ, सबको काम मिला हुआ, ये समझ लीजिएगा। द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, यानी कि आउटपुट अभी आपने देखा कि कहाँ पर हो रहा है? मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है ना, मिनिमम कॉस्ट पर। मिनिमम कॉस्ट पर हम उत्पादन कर रहे हैं, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। कंज्यूमर पे द मिनिमम फिजिबल प्राइस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज द प्राइस इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जो कंज्यूमर है ना वो क्या दे रहा है कि मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम प्राइस ही तो होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, प्राइस क्या होता है? सबसे कम होते हैं। और इस मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या होता है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर उत्पादन हो रहा होता है फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में। दूसरी बात देखिए, जो प्राइस होते हैं ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके बराबर होते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों का जोड़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट्स जितने भी हैं वो क्या हैं? फुली यूटिलाइज्ड हैं और नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को मिल रहा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उत्पादन हो रहा है। जो प्राइस है वो भी क्या है कि मिनिमम प्राइस है। प्राइस इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत, अवसर लागत का क्या मतलब होता है? उसमें आंतरिक और बाहरी दोनों लागतें, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि फर्म क्या कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है कंज्यूमर के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इकोनॉमिक्स या डिसइकोनॉमिक्स आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। और कंज्यूमर को देखते हुए ही प्रोड्यूसर अपना मन मर्जी से जो उत्पादन करना चाहता है वो करे, लेकिन जो सोवर्जेनिटी है, जो महत्व दिया जा रहा है वो कंज्यूमर के अनुसार होगा। कंज्यूमर जिस तरीके की डिमांड करता है उसी तरीके का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं कि रिसोर्स, मैंने आपको क्या बताया कि रिसोर्स जो है फुली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो रिसोर्स फुली यूटिलाइज, ऑप्टिमम रिसोर्स ऑफ एलोकेशन के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको चाहिए पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ, और एक आपको चाहिए इंडिफरेंस कराओ, और एक आपको चाहिए बजट लाइन, ठीक है ना। तो ये इंडिफरेंस कराओ है, ये जो ए बी है वह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ होता है ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ क्या होता है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इसकी वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में यूट्यूब पर ही जो अचीवर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से आप इसकी इस बेसिक चीज़ को आप कर लीजिएगा। और नहीं तो जो इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज हैं, इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज, ठीक है, भाई शीला अहलावत, यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में मैथमेटिकली ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक, समझ गए। तो आप वहाँ जाकर इसको, और अगर नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9468008900। तो मैं आपके पास वहाँ पर शेयर कर दूँगी जो कि मुझे रेलिवेंट मैटर लगेगा। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का होता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है। जिस तरीके से स्लोप होता है ना, स्लोप होता है किसका? इंडिफरेंस का होगा, क्या होता है? MRS/XY। आइसो क्वांट का स्लोप क्या होता है? क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। वैसे ही जो इसका स्लोप होता है ना वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन X एंड Y। यहाँ पर ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, या माइनस चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन X। ये होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X डिवाइड बाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Y इक्वल टू माइनस चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन X। ये दे ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब? यदि हम यहाँ पर कोई Y वस्तु, यहाँ पर कोई X वस्तु है, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको छोड़ रहे हैं ना Y को, तो इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करो भी बोलते हैं, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन करो, कई सारे नाम। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पर बजट लाइन का स्लोप,
इंडिफरेंस करो का स्लोप और इसका किसका स्लोप, जो पीपीसी है, इनका सबका क्या है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल रिसोर्स ऑफ एलोकेशन, यानी कि जो रिसोर्स हैं उनका क्या है, ऑप्टिमम बंटवारा हो रखा है। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डायनेमिक चेंज एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक चेंज कि जो भी डायनेमिक चेंज होंगे, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, गतिशील, डायनामिक चेंज एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम, इस चीज को ध्यान रखिए। यहां पर करेंगे सबसे पहले कि ए शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड। फर्स्ट हम बात करेंगे इस के अंदर ए शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड, सेकंड हम बात करेंगे शिफ्ट इन द कॉस्ट फॉलोइंग चेंज इन फैक्टर प्राइस, शिफ्ट इन द कॉस्ट फॉलोइंग चेंजेस इन फैक्टर प्राइजेज, उसके बाद तीसरा इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स बाय द गवर्नमेंट, देखिए इन 3 पॉइंट को आपने क्लियर करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है कि शिफ्ट इन ए मार्केट डिमांड, वो करें कि डायनेमिक चेंज अगर इकोनॉमी में, वहाँ तो क्या था, डिमांड कांस्टेंट थी, ये करें कि यदि इकोनॉमी में चेंज आ जाए, ठीक है ना, किसके अंदर, मार्केट डिमांड में, तब इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसा होगा। दूसरे पॉइंट में ये करें कि जो फैक्टर है ना, दिए हुए फैक्टर पर अभी तक बात कर रहे थे ना कि फैक्टर के प्राइस क्या है दिए हुए, ये करें कि यदि फैक्टर के प्राइस कांस्टेंट रहे, घट जाए, बढ़ जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर कांस्टेंट रहे, तब जो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम हो कैसा रहेगा। उसके बाद इन्होंने बात की है कि यदि गवर्नमेंट है ना टैक्स इम्पोज करते तो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता मैं आपको बताती चलूँगी। फर्स्ट बात करें कि शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड, जब मार्केट डिमांड क्या है, शिफ्ट कर जाए, कांस्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, 3 तरीके से देखेंगे। जब मार्केट डिमांड शिफ्ट करती है तो 3 तरीके की इंडस्ट्री की बात करें। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करें कि जब क्या करें कि मार्केट डिमांड अगर शिफ्ट कर जाए, चेंज हो जाए, तो वो करें कि कौन सी किस तरीके की इंडस्ट्री की बात करोगे। तो फर्स्ट करें कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट वाली इंडस्ट्री, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्थिर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई और ये घटती हुई, क्या है, लागत की बात करें, कॉस्ट की बात की जा रही, घटते स्थिर कॉस्ट की, इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, ए शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री है ना वो कौन सी लागतों के अंदर काम कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एक सिंपल डायग्राम के। सिंपल डायग्राम के बाद हम बात करेंगे, डायग्राम वैसे मैं पहले बना चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये सप्लाई कराओ, ठीक है ना, सप्लाई कराओ क्या है, गिवन है, और ये डिमांड कराओ। यहाँ पर क्या है, प्राइस का डिसीजन हो रखा, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, यहाँ पर आप प्राइस ले रहे हो। उसके बाद देखिए दूसरे केस में यही प्राइस यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो ये प्राइस है, उसके बाद क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, ठीक है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए MC इक्वल टू MR यहाँ पर है, AR इक्वल टू MR, ये रहा, ठीक है। तो वो करें कि यहाँ पर तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना क्वांटिटी और ये प्राइस है। यदि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाए, आपकी D से D1 हो जाती है। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए
कि डिमांड ये है, उस टाइम पर क्या एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पर मतलब यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ से ये इसको कट करती है, AR इक्वल टू MR, ये यहाँ पर, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, AR इक्वल टू AC, कि ये AC मिनिमम हो रखी है और ये AR है। उसके बाद ये क्या करें कि यदि मान लेते कि डिमांड इंक्रीज हो जाए D से D1, पहले क्वांटिटी ये थी, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई करो क्या कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज हो जाए तो करेगी क्वांटिटी जो है ना Q से Q1 हो जाएगी, डिमांड बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो वो करें कि अगर इस प्राइस पर, ये प्राइस, इस प्राइस पर आप देख रहे हो क्वांटिटी कितनी हो गई है, यहाँ पर क्वांटिटी देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, जहाँ पर MC इक्वल टू MR हो गया। अब AR इक्वल टू MR ये है, AR इक्वल टू MR, तो MC इसको यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट करिए, थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा सा अंतर कर देना, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, अब देखिए कॉस्ट इतनी आई और प्राइस इतने हैं, तो ये नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने के कारण नई फर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं कि डायनेमिक चेंज किस में, डिमांड में। तो यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट स्टेप से। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि हम बात करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की। तो मैं एक बार तीनों को एक बार डिफाइन कर देती हूँ पॉइंट्स को, उसके बाद आप इसको एनालाइज कीजिएगा कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, मैं पढ़कर बताती हूँ एक बार, कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री इफ़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड, जो भी फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है एम्प्लॉयड है, बाय इट रिमेन कांस्टेंट एज इंडस्ट्री आउटपुट एक्सपेंड, जब इंडस्ट्री का आउटपुट एक्सपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन दिए हुए प्राइस पर ही आपको साधन मिलते रहें। क्या बोला मैंने कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कौन सी होगी, जब इंडस्ट्री एक्सपेंड करे, जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन भले ही बढ़ जाए, जिस रेट से पहले आपको उत्पादन के साधन मिल रहे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे थे, उसी रेट पर अब मिलते रहेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। फिर है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसके अंदर क्या है कि द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज द मार्केट एक्सपेंड, जब मार्केट एक्सपेंड करे यानी कि उत्पादन बढ़ने के कारण से जब क्या हो, लागत बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ने के कारण जब लागत बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, यानी कि फैक्टर की कीमतें बढ़ जाए, जो भी उत्पादन करने के लिए जो साधन का यूज करते हो उनकी कॉस्ट बढ़ जाए। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का इसका उल्टा है कि जब हम मार्केट एक्सपेंड करेगी तो पर यूनिट जो है उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा जो है साधन आपको सस्ते मिलने लगेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या था कि साधन उसी रेट से मिल रहे, दूसरे में क्या उत्पादन बढ़ाओगे तो साधन महंगे मिलेंगे डिमांड बढ़ने के कारण से, तीसरे में क्या है कि वो आपको पहले से भी कम कीमत पर मिलेंगे। तो तीन तरीके की। अब देखिए वैसे तो मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो सिंपल भी अच्छा है, सिंपल में ही समझ लोगे। अब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री जब होती है ना, तो जो सप्लाई करो होता है ना वो होता हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में जो क्या होता है कि पर यूनिट क्या कॉस्ट जो है ना, जैसे जैसे आपने एक मार्कर का प्रोडक्शन किया, ठीक है ना, मान लेते कि यहाँ पर मार्कर है तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट है, पहले मार्कर की भी 5 आई, ठीक है, दूसरा किया तो आपकी 10 आई, तीसरा किया तो आपकी कितनी आई, 15 आई, फोर्थ किया तो आपकी कितनी आई, 20 आई। अब यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट है, अगर यहाँ पर इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो 5 है, इससे ऊपर घटाने के लिए नहीं 5 है, 5 है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो वो जो फैक्टर है उनकी कॉस्ट क्या है, आपकी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो सप्लाई करो कैसा हो जाएगा, OX के पैरेलल ही रहेगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। मैं एक बार इसको बना लेती हूँ डायग्राम को, तीनों को, फिर मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। लास्ट वाला सिंपल बता दूंगी डिक्रीजिंग वाले का, और इनके दो के मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री,
इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे अगली नेक्स्ट यूनिट की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ती हुई आएगी। ज़्यादा उत्पादन करोगे तो ज़्यादा लागत आएगी, कम करोगे तो कम आएगी। अब देखिए कांटे मकोड़े आपको ऐसे दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ बना देती हूँ। कॉन्स्टेंट कॉस्ट का मतलब है कि ये डिमांड करो, ठीक है, ये आपका सप्लाई करो। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ताकि ठीक सा रह रहे, ये सप्लाई कराओ, यहाँ पर ये प्राइस दिए हुए। यदि डिमांड इंक्रीज हो जाए डी से D1, तो जितने से डिमांड बढ़ी है ना उतने से ही सप्लाई बढ़ जाए। तो देखिए प्राइस तो फिर चेंज होने का कोई रहता ही नहीं ना, कि जितने से आपकी डिमांड बढ़ी है उतने से ही सप्लाई बढ़ जाए। उसके बाद अगर और डिमांड बढ़ती है तो और क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है ABC, यानी कि जो दूसरी बात क्या है, फैक्टर के जो प्राइस है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, दिए हुए पर आप कितना भी मर्जी उत्पादन करो, आपको जिस रेट से पहले मिल रहे थे फैक्टर उसी रेट से मिलेंगे। तो ये सप्लाई करो मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि सप्लाई कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो उसका सप्लाई करो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, OX के पैरेलल होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, ये तो आपने बना दिया, और नॉर्मल प्रॉफिट फर्म में क्या करेंगे, अर्न कर रही होंगी। एक बार यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ते ही क्या होगा, और उत्पादन बढ़ जाएगा, फिर यहाँ आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए बढ़ती लागतों के अंदर जब उत्पादन हो रहा, तो बढ़ती लागतों के अंदर जब उत्पादन हो रहा तो किस तरीके से डायग्राम होगा, इस तरीके से होगा। और सप्लाई करो किस तरीके का बनेगा, ये मैंने दूसरा डायग्राम इसीलिए बनाया, डिक्रीजिंग वाला क्यों नहीं बनाया वो बताती हूँ। देखिए ये है आपकी डिमांड और ये है आपकी सप्लाई, ठीक है ना, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, प्राइस है। यदि यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, D से D1 हो जाती है, डिमांड हो जाती है आपकी D से D1, तो आपकी जो सप्लाई है ना, जो सप्लाई है हम ले लेते पहले, सप्लाई आपकी ये है, तो फिर आपकी सप्लाई हो जाती है ये S से S1। उसके बाद यदि और डिमांड बढ़ जाती है D2 तो आपकी सप्लाई हो जाती है ये, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो, इन पॉइंट्स को, तो आपका सप्लाई करो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पॉजिटिव। तो जब आपका सप्लाई करो होता पॉजिटिव, तो इसका मतलब आप ये मानोगे कि जो फर्म है ना उत्पादन कर रही है, किस रेट से कर रही है, बढ़ती लागत से कर रही है। बढ़ती लागत का मतलब, बढ़ती लागत नहीं, इंक्रीजिंग कॉस्ट नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे आप उत्पादन करोगे तो नेक्स्ट जब उत्पादन किया जा रहा है, मान लिया आपने एक मार्कर बनाया, उसकी कीमत आई 5 रुपये, नेक्स्ट की कीमत आई 5 रुपये 10 पैसे, फिर 5 रुपये 15 पैसे, ऐसे जैसे जैसे आप उत्पादन करते जा रहे हो ज़्यादा, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट क्या बढ़ती जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात देखिए, यहाँ पर तो ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप कॉस्ट करो है ना, जो है ना वो चेंज हो रहे, लेफ्ट शिफ्ट कर गई, ठीक है ना। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है तो ऊपर जा रही है ना, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रही हैं सारे सारे। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री का जो सप्लाई करो हो क्या होता है, डिक्रीजिंग डिमांड करो की तरह होता है, ठीक है। अब तीनों करो को मैं एक बार बना देती हूँ सिंपल, कि जब कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, कांस्टेंट कॉस्ट यानी कि दिए हुए रेट पर आपको पहले भी जितने में रेट पे फैक्टर मिल रहे थे अब भी इतने में, तो सप्लाई करो होता है OX के पैरेलल, ठीक है। यदि इंक्रीजिंग है, बढ़ती हुई लागतों के अंदर है, तो होता है आपका पॉजिटिव। यदि घटती है डिक्रीजिंग, तो होता है आपका सप्लाई करो नेगेटिव, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे अब ये जब हम करेंगे टैक्स के बारे में बात, तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पोर्शन करते हैं कि यदि गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो क्या हो। हम पहले एक बार बात कर लेते हैं कॉस्ट चेंज की, यानी कि फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब फिक्स कॉस्ट होती है ना, मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो चीज़ें कंसेप्ट याद रखना है। पेपर में इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि यदि वो आपको कुछ भी नाम नहीं देता, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो अपना सिंपल याद रखना जो मैं बताऊंगी। देखिए जब फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, जो कि उत्पादन के साथ नहीं बदलती। शॉर्ट रन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है ना, लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, सारी की सारी कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए यदि फिक्स कॉस्ट है,
ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट की बात की जा रही है। फिक्स कॉस्ट की हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या दिखाती है, ये क्या करें, ये करें कि यदि आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए। फिक्स कॉस्ट का मतलब है जिस रूम को आपने पहले ले रखा, मान लेते कि उसका रेंट बढ़ जाए, या मैंने वहाँ पर बताया था कि फिक्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जो परमानेंट फैक्टर आपने लगा रखे, जैसे कि जो भी परमानेंट स्टाफ होता है, अगर थोड़े समय के लिए आप उत्पादन भी बंद करो तो उनको थोड़ा हटाते हो, तो करें कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा कि क्या आपका आउटपुट चेंज होगा, नहीं, आउटपुट और प्राइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शॉर्ट रन में। लेकिन यदि यही हम लॉन्ग रन की बात करें तो आउटपुट घट जाएगा और प्राइस बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो चलो इसको डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करें फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे फिक्स कॉस्ट के अंदर मैं एक बार बता देती हूँ आपको फिक्स कॉस्ट में कि यदि बिल्डिंग का रेंट बढ़ जाता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट, अगर वहाँ पर देखो तो मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये चेंज नहीं होते ना, तब तक जो है ना प्राइस आपके चेंज नहीं होते। तो वो करें कि ये करो इफेक्ट नहीं होंगे एबीसी और एमसी, लेकिन एएफसी और एटीसी इफेक्ट होंगे। सिंस रेंट्स आर द एन एलिमेंट्स ऑफ द फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट करो हमारा क्या होता है, सप्लाई करो होता है। शॉर्ट रन में इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस और आउटपुट सेम रहेंगे। लॉन्ग रन में फर्म टोटल एवरेज कॉस्ट को कवर करना है क्योंकि वह सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। यदि वह एटीसी को कवर नहीं कर पाती है तो उसका उत्पादन बंद करना पड़ेगा। मार्केट सप्लाई करो क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा और प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। वही बात मैंने बोली ना कि अगर हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की शॉर्ट रन में तो आउटपुट को और प्राइस को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यही यदि एक लॉन्ग रन की बात करते तो क्या करेगी, आउटपुट को प्रभावित करेगी। ठीक है ना। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है ना, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट या सिंपल मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखिए ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, ये क्या आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी क्या है एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो आप सभी जानते हो कि यदि यहाँ पर ठीक है ना फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ने पर सिर्फ एएफसी और एटीसी चेंज होंगे। एएफसी आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, और एटीसी और ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट को और प्राइस को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है यदि वो चेंज होते हैं तो फिर लॉन्ग रन में वो भी चेंज हो जाएंगे। फिक्स कॉस्ट अगर चेंज होती है तो उसके बाद क्या होगा, आउटपुट आपका घट जाएगा और कॉस्ट प्राइस क्या है बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है ना। तो सेकंड हमने देख लिया कि फिक्स कॉस्ट क्या आउटपुट को और प्राइस को प्रभावित नहीं करती, सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट चेंज होती है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है, मान लेते हैं कि मार्केट में वेज इंक्रीज हो जाते। वेज क्या होते हैं, जो भी मतलब आप लेबर को लगाते हैं उसके वेज अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो करें कि इसके कारण एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट करो जो है ना लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब दोनों तीनों के तीनों करो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से सारी कॉस्ट चेंज हो जाएंगी। और लॉन्ग रन में शॉर्ट रन और वो करें कि लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों में जिसमें आउटपुट घट जाएगा और प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट चाहे शॉर्ट रन में हो चाहे लॉन्ग रन में हो, इसमें क्या होगा कि एएफसी एटीसी के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे सप्लाई घट जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ थ्योरेटिकल हमें बता देती हूँ। फर्स्ट बात करते हैं कि यदि गवर्नमेंट क्या करे, लमसम टैक्स लगा दे।
लमसम जो टैक्स होता है ना वो फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है, ये ध्यान रखिए। जिस तरीके से फिक्स कॉस्ट में क्या था, प्राइस और आउटपुट शॉर्ट रन में चेंज नहीं हुआ था, वैसे ही जब गवर्नमेंट लमसम टैक्स लगाती है तो प्राइस और आउटपुट को शॉर्ट रन में चेंज नहीं करती, लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपसे वो ऐसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता ही नहीं कि लॉन्ग रन में बताओ शॉर्ट रन में बताओ, सिर्फ वो ये कहता है कि जब लमसम टैक्स लगा जाता है तो उससे आउटपुट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप बताओगे कि जब लमसम टैक्स लगाया जाता है तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती है, जब फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए, मान लीजिए एवरेज कॉस्ट चेंज होती है, अब एवरेज कॉस्ट चेंज होती रही, वो प्राइस और आउटपुट को तो मार्जिनल कॉस्ट से ही प्रभाव पड़ता ना। अब देखिए किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मान लेते कि ये AR है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पर नहीं, ये MR है, ये MC है, ठीक है ना, और ये एवरेज कॉस्ट है, हाँ ये एवरेज कॉस्ट है। अब ये बताइए मुझे, अगर मान लिया जाए कि मार्जिनल कॉस्ट चेंज ही ना हो, सिर्फ एवरेज कॉस्ट आपकी चेंज हो जाए, एवरेज कॉस्ट मान लेते कि पहले ये एवरेज कॉस्ट, तो आपकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है ना, और प्राइस इतने है। अब क्या हो कि यहाँ पर यदि मार्जिनल कॉस्ट चेंज ना हो, सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज हो जिससे एवरेज कॉस्ट, तो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रॉफिट घट जाएगा, लेकिन ये आउटपुट और प्राइस को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको ये कहने की कोशिश करी, ना तो फिक्स कॉस्ट और ना ही लमसम टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। उसके लमसम टैक्स जो होता है फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है, अल्पकाल में ये मार्जिनल कॉस्ट को प्रभावित नहीं करता, टैक्स लगने के बाद भी फर्म का आउटपुट और प्राइस चेंज नहीं होता है। यदि फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है तो फर्म मार्केट से एग्जिट कर जाएगी, ठीक है ना। यदि अगर टैक्स लग जाए और फर्म क्या सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही थी और टैक्स लगने के बाद यदि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट की क्या बात कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि यदि फर्म मान लेते कि ये सिचुएशन थी फर्म की कि ये यहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट थी और ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट थी, यदि अब उसके ऊपर लमसम टैक्स लगता है, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी तो अब उसको क्या मिलेगा, यानी कि उसके प्राइस इतने कॉस्ट, तो उसको लॉस होगा। तो करेंगे ऐसे में क्या कर सकती है, एवरेज कॉस्ट अगर उसकी ऊपर शिफ्ट कर जाती है तो फर्म क्या करेगी, यहाँ से अपना उत्पादन बंद कर देगी, ठीक है ना। यदि फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है तो फर्म मार्केट से एग्जिट कर जाएगी और मार्केट सप्लाई करो विल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि मार्केट का जो सप्लाई करा हुआ है, और कुछ फर्में मार्केट से लीव कर जाएंगी। आउटपुट विल बी लोअर, यानी कि आउटपुट कम हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएंगे, ठीक है ना। किसके कंपैरिजन करें, प्री टैक्स से, यानी कि जब पहले टैक्स नहीं लगा था उसके बाद यदि इसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगता है और फर्म क्या है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, उसके बाद वो एवरेज टोटल कॉस्ट को क्या कवर नहीं कर पाएगी। जब वो एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी, एक ही उसके पास है कि वो मार्केट से बाहर हो जाए। जब मार्केट से इस तरीके की मार्केट से फर्में बाहर हो जाएंगी तो आउटपुट घट जाएगा और कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरा है कि इम्पोजिशन ऑफ ए प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स भी जो होता है ना वो भी लमसम टैक्स की तरह होता है। जो लमसम टैक्स की फीचर्स है ना वही प्रॉफिट टैक्स की, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टैक्स, जिसको पर यूनिट टैक्स भी बोलते हैं। प्रति जो मतलब ये इकाई जो कर होता है, प्रति इकाई जो कर होता है, या पर यूनिट टैक्स बोलो या इसको स्पेसिफिक सेल टैक्स बोलो, ठीक है ना, ये एक ही है। तो ये क्या होता है, यूनिट वाइज, यूनिट के अकॉर्डिंग ये टैक्स लगता है। ये जो है ना ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि मार्जिनल कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है। जो पर यूनिट टैक्स लगाया जाता है वो क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट को चेंज करता है, ये मार्जिनल कॉस्ट को अफेक्ट करता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सप्लाई करो मार्जिनल कॉस्ट करो लेफ्ट शिफ्ट करेगा और आउटपुट डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जब कौन सा टैक्स लगेगा, स्पेसिफिक टैक्स या पर यूनिट टैक्स, या वो बोले स्पेसिफिक सेल टैक्स बताओ, अगर सरकार इम्पोज करती है तो ये क्या करेगा, इससे मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सप्लाई करो होता है। सप्लाई करो यदि आपका मान लेते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, देखिए हम यहाँ पर ये लेते हैं, पर यूनिट टैक्स लगाया जाता है टैक्स, और मैंने बताया कि MC चेंज हो जाएगी, ये है MC, और यहाँ पर आउटपुट इतना था। अगर MC लेफ्ट शिफ्ट करेगी, ये सप्लाई करा हो ना तो सप्लाई घट जाएगी टैक्स लगने से, तो करेगी सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी, और यहाँ पर जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, सप्लाई घट जाएगी तो MR एक ही थी ना, तो यहाँ पर AR इक्वल टू MR। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब क्या होगा, जब टैक्स लगेगा ना
क्या, पर यूनिट टैक्स। तो उससे क्या होगा, सप्लाई तो रिड्यूस हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएंगे पहले कंपेयर में इंक्रीज हो जाएंगे, और एमसी क्या होगी, प्रभावित होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपने क्या क्या देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि कितना प्राइस चेंज होगा, प्राइस कितना चेंज होगा, कितना चेंज नहीं होगा, यानी कि चेंज इन प्राइस वो टैक्स के बराबर आएगा, या जो चेंज प्राइस होगा वो टैक्स से ज़्यादा होगा, या जो प्राइस में चेंज आएगा वो टैक्स से कम आएगा। ये कैसे होगा, अब मैं बता देती हूँ। यहाँ पर पहले लिख देती हूँ, ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में होता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में होता है, ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में होता है, और ये होता है आपका, ये होता है आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। ये क्या था आपका, डिक्रीजिंग था ना, ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको बता रहा है प्राइस चेंज होने का मतलब है उपभोक्ता के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा टैक्स का। जब सरकार इस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाएगी तो कंज्यूमर को वो कितना बियर करना पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर कितना जाएगा। तो अगर है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री तो दोनों को बराबर बराबर जाएगा। मान लिया जाए 100 रुपये लगे, 100 रुपये में से 50 प्रोड्यूसर के को देने पड़ेंगे और 50 कंज्यूमर के, यानी कि इतना 50 के बराबर वो प्राइस चेंज कर पाएगा, इतनी कैपेसिटी उसमें। दूसरा देखिए, नहीं इसमें नहीं, सॉरी, ये देखिए चेंज इन प्राइस इक्वल टू टैक्स का मतलब है कि जितना टैक्स में चेंज हुआ ना, ये बता रहा है कि जितना भी टैक्स लगा ना वो सारा का सारा किसके ऊपर चला जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि जितना टैक्स लगा था उतना ही उसने पे करना पड़ा। तो पहले वाली बात को दिमाग में से निकाल दीजिए। मैं क्या करेंगे यहाँ पर, चेंज इन प्राइस इक्वल टू टैक्स का मतलब है जितना टैक्स में चेंज हुआ था वो सारा कंज्यूमर को देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि जितना टैक्स लगा ना उस टैक्स से भी ज़्यादा कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा। ये आपको ये बता रहा है कि जितना टैक्स लगा है वो जितना, मान लिया जाए कि 100 रुपये लगा है, 100 में से सिर्फ मान ले 25 इसको देने पड़े, 75 प्रोड्यूसर को देने पड़े। तो ये चीज़ दिखा रहा है। तो अब इसके 3 डायग्राम बनेंगे और तीनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। डिमांड यहाँ पर दी होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर, वैसे पब्लिक का टॉपिक है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इंसिडेंस करोगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। इलास्टिसिटी क्या होती है, लोच होती है ना, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर जो उत्पादक है ना उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपनी सप्लाई को चेंज कर पा रहा है। इसका मतलब ये है वो अपनी सप्लाई को क्या कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है। या ये बोलो कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो, ठीक है ना, और यहाँ पर डिमांड वाला ऐसा हो, इसका मतलब है कि ये जो है ना बंदा जो उत्पादन करने वाला वो प्राइस के अकॉर्डिंग क्या अपनी सप्लाई को घटा बढ़ा सकता है जितना हिसाब से, जितना मर्जी चाहे। लेकिन ये ऐसा है कि इस चीज़ को चाहे ये महंगी हो चाहे सस्ती हो वो इसको लेगा ही लेगा। तो जो लेगा ही लेगा तो बर्डन भी इसके ऊपर जाएगा, सारा का सारा इसके ऊपर बर्डन जीरो जाएगा, यानी कि जितना टैक्स देगा ना ये देगा सारा का सारा। दूसरा केस अगर देखिए, अगर इस तरीके का है कि इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, या ये बोलो कि इससे ज़्यादा है डिमांड, तो तब क्या है, बर्डन इसके ऊपर ज़्यादा जाएगा। यदि इलास्टिसिटी ऐसी है तो बर्डन इसके ऊपर ज़्यादा जाएगा। यदि दोनों के बराबर है तो आधा आधा ले लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर जाकर होगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से आप समझ जाओगे कि किस तरीके का। हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है तो क्या होगा, ये डिमांड है, ठीक है ना, और ये सप्लाई यदि टैक्स लगता है, टैक्स लगाया जाता है तो सप्लाई करो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो ये सप्लाई पहले प्राइस ये थे, अब ये लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगी सप्लाई ऐसे S1। जो टैक्स हम देखते हैं ना वो टैक्स देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सप्लाई ये इतनी होती है, यहाँ से ये पता है जितनी सप्लाई पीछे की तरफ गई है। तो टैक्स तो लगा ये टैक्स है और प्राइस में चेंज हुआ ये P से P1। ये देखिए कंज्यूमर के ऊपर सिर्फ इतना बर्डन का। एक तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ से देखा ना ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो है पूरा टैक्स, ये पूरा का पूरा टैक्स है, लेकिन कंज्यूमर को सिर्फ इतना
देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना वह क्या है, कम है। जिस कारण से जब कम है तो इसका मतलब सप्लाई में इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। तो जब वो चेंज नहीं कर पाएगा तो उसको बर्डन ज़्यादा उठाना पड़ेगा बजाय कंज्यूमर के, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, यदि सप्लाई होगी उसकी थोड़ी सी इलास्टिक, डिमांड्स कराओ सेम ही ये रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक है तो यहाँ पर आपने देखा कि चेंज इन पी क्या है, कम है, और टैक्स क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर के ऊपर कम बर्डन पड़ा। उसके बाद देखिए आपका सप्लाई करो, ये सप्लाई करो, ठीक है। यदि टैक्स लगता है तो सप्लाई पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, एस से S1 हो जाएगी। पहले क्या था, पहले जो था ना आउटपुट ये था और प्राइस ये था। अब कितना टैक्स लगा, टैक्स लगा यहाँ से इस सप्लाई के बराबर इतना, जितनी शिफ्ट हुई है, ठीक है ना। ये कोई बी पॉइंट हम ले लेते हैं, एक मिनट। जो प्राइस में चेंज हुआ वो इतना हुआ, ये डिमांड करो वो यहाँ पर कट करिए ना, P से P1। और जो टैक्स है वो कितना, टैक्स टोटल इतना लगा और इतना वो कंज्यूमर के ऊपर टाल पा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या सीन दिख रहा है आपको कि जो देख रहे हो कि जो प्राइस है, प्राइस इतना है, चेंज इन प्राइस इतना है P1, ये चेंज इन प्राइस है, और टैक्स कितना लगा है, इतना लगा। तो इसके कंपेयर में क्या हुआ, यानी कि ज़्यादा बर्डन दे पाएगा किसको, वो कंज्यूमर को, ठीक है, अगर उसकी सप्लाई इलास्टिक है तो। दूसरे केस में देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो है देखिए, ये तो क्या था, आपने देख लिया कि सप्लाई कैसी थी, पॉजिटिव थी। ये देखिए डिमांड करो था आपका, और दोनों ही केस में देखा, एक लेस इलास्टिक में देखा आपने, और एक आपने देखा ये डिमांड करो सेम ही था, एक इलास्टिक में देखा, ठीक है ना। इसमें बर्डन क्या था, कम आ था कंज्यूमर के ऊपर, अगर ऐसा था तो ज़्यादा बर्डन आ था। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यदि सप्लाई करो ऐसा हो, ठीक है, जब सप्लाई करो ऐसा है और डिमांड करो यही है, तो यदि टैक्स लगता तो सप्लाई पीछे की तरफ जाएगी, S से S1। तो यहाँ पर आप देखोगे टैक्स में कितना चेंज हुआ, इतना, ठीक है ना, ये टैक्स में चेंज है। प्राइस में भी कितना चेंज हुआ, इतना। तो सारा किसके ऊपर गया, कंज्यूमर के ऊपर गया। तो जितना टैक्स है, टैक्स इक्वल टू प्राइस, चेंज इन प्राइस, जितना टैक्स में चेंज हुआ है उतना ही प्राइस में चेंज हुआ। तो ये बोलोगे कि सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर चलागा, कंज्यूमर के ऊपर चलागा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यदि ये था इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, ये था कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, यदि सप्लाई करो हमारा डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है इस तरीके का। ये आपका डिमांड करो है, ये डिमांड करो और ये सप्लाई करो, ठीक है, ये डिमांड करो और ये सप्लाई करो, OXY। यहाँ पर देखिए आप, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस। यदि टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स, तो सप्लाई आपकी क्या करेगी, लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगी। सप्लाई कहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, S से S1 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, इस पॉइंट से देखोगे ये इतना टैक्स लगा, ठीक है, कितना टैक्स लगा, इतना। और यहाँ पर आप ये देखिए कि टैक्स लगा इतना, इतना, P से P1, लेकिन प्राइस यहाँ पर देखो, ये डिमांड हो रही है सप्लाई, प्राइस में चेंज हुआ इतना। तो प्राइस में तो चेंज हुआ इतना, लेकिन टैक्स लगा इतना, टैक्स से भी ज़्यादा निकाल लिया। यानी कि जो टैक्स से भी ज़्यादा, चेंज इन प्राइस क्या है, टैक्स कम है और चेंज इन प्राइस ज़्यादा। का मतलब क्या है कि टैक्स लगा था 50 रुपये और कंज्यूमर से ले लिए उसने 60 रुपये। तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो होता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। रीज़न क्या, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री होती है कि अगर वो आगे की तरफ बढ़ती है तो कॉस्ट घटती है, ठीक है ना। यदि वो पीछे की तरफ आएगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, जिस कारण से उसका सप्लाई करो जब बैक शिफ्ट करेगा तो उसकी पहले कंपेयर में ज़्यादा लागत आएगी, और उस टैक्स को भी, उस बढ़ी हुई लागत को भी किसके ऊपर टाल देगी, कंज्यूमर के ऊपर। जब बढ़ती हुई लागत थी तो उसमें क्या था, उसमें ये था
इन जब वो सप्लाई का पॉजिटिव था कि वहाँ पर ये था कि अगर वो आगे की तरफ जाती है तो कॉस्ट बढ़ती है, यदि पीछे की तरफ आती है तो घटती है। तो इसलिए क्या था, वहाँ पर जो चेंज इन प्राइस था वो कम रह गया था, चेंज इन टैक्स ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा का चेंज हुआ है, यानी कि कंज्यूमर के ऊपर टैक्स से भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है, हो सकता है कि कोई डाउट हो, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।